हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2018 का हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, और आप लोगों को बता चुका हूँ जो उपसर्ग होता है आप लोग ध्यान रखें कि शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, शब्द के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। क्लियर नहीं? ठीक है, शब्द के पहले जुड़ता है और देखो शब्द के बाद में जुड़ता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, शब्द के पहले जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो कह रहे हैं कि प्रत्यय उपसर्ग, वो प्रत्यक्ष शब्द में कह रहे उपसर्ग है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑप्शन दिए वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, कह रहे वाक्य के अंत में, कह रहे रेखा के रूप में। तो आप लोग ध्यान रखते हैं जो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पूरी बात समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित में कह रहे स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप लोग ध्यान रखना है जब भी एग्जाम में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछा जाए तो आप लोग क्या करना है, जो भी शब्द दिए जाए उसके एक सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, मित्र, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे कि मैं मित्र से मिला। मैं मित्र से मिला क्या हो गया आपका? पुल्लिंग हो गया, मिला। अगर देखो स्त्रीलिंग होता है तो मिला नहीं आता, मिली आती। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे मित्र शब्द है ना, वो क्या है? पुल्लिंग। जैसे हमें क्या होता है, सूचना शब्द है ना, कहते हैं ना मुझे सूचना मिली, मिली हो गया, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। जैसे उपहार मिला तो ये भी आपका क्या हो गया? पुल्लिंग। जैसे अध्याय समाप्त किया तो ये भी क्या हो गया? आपका पुल्लिंग हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना है आप लोग कि उससे सेंटेंस बनाएगा। ठीक है, सेंटेंस बना के आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चौरा शब्द में समास है, तो आपके ऑप्शन दिए अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो आपका चौरा शब्द में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, जिसमें क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाचक, उसको बोला जाता है द्विगु समास। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? देखो दो शब्द होते हैं, कोई और कुछ। ठीक है, कोई और कुछ जोड़ा हो तो आप लोग ध्यान रखना है कि ये हो जाते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कहीं पे भी लिखा हो कोई, जैसे कोई बाहर खड़ा है, ठीक है, वह कुछ लाया है, तो कोई और कुछ लगाओ तो क्या हो जाता है? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और देखो यह और ओह लगाओ, ठीक है, यह और ओह लगाओ तो ये हो जाता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अधि उपसर्ग लगाकर कह रहे हैं चार शब्द बनाइए। तो आप लोग ध्यान रखें, अधि उपसर्ग मतलब क्या होता है? शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे अधि प्लस पति क्या हो जाएगा? अधिपति हो जाता है। जैसे अधि प्लस नियम क्या हो जाता है? अधिनियम। जैसे अधि प्लस ईन क्या हो जाता है? अधीन। जैसे अधि प्लस कारक मतलब क्या हो जाता है? अधिकार। ठीक है, चार शब्द पूछे गए तो आपके चार शब्द दिए गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए दो उदाहरण दीजिए। तो आपसे कह रहे हैं क्रिया विशेषण की डेफिनेशन पूछिए और क्या कह रहे हैं? दो उदाहरण आपको देने। तो ध्यान रखने की बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कह रहे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कह रहे हैं बालक तेज दौड़ता है। ठीक है, दौड़ना क्या हो गया? क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या होगी? तेज दौड़ता है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बोलते हैं, जैसे बोला जाता है आज बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे बोलेंगे बहुत तेज बारिश हो रही है। आज बहुत तेज बारिश हो जाएगी, तेज शब्द क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विदुषी एवं तपस्विनी का, तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखे। देखो विदुषी मतलब आपका स्त्रीलिंग है, विदुषी मतलब विद्वान को बोला जाता है। ठीक है, मतलब विद्वान का मतलब ये होगा कि विदुषी स्त्रीलिंग हुआ और पुल्लिंग क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा। जैसे तपस्विनी क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ, इसका तपस्वी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखेगा। जैसे यहाँ पे आपका दिया प्रिया, देखो प्रिया इस टाइप से लिखा जाएगा, जैसे बुद्धिमान,
ठीक है, श्रीमती नहीं होता है, श्रीमती होता है, ठीक है, बड़ी ई लगना चाहिए। देखो उत्सव यहाँ पे भी आपका गलत लिखा है, उत्सव आधा ता बनना चाहिए, ठीक है, आप लोग इधर पे ऐसे उत्सव लिखा जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखेगा। तो आप लोग ध्यान रखें, जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष, भाव, अवस्था या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। और आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, जिसे हम लोग छू कर नहीं देख सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते उसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। छू नहीं सकते उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। जैसे आपका बचपन हो गया, बुढ़ापा, क्रोध, ईमानदारी, मोटापा। देखो क्रोध आता है तो हम लोग पकड़ के छू के देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग देखते हैं। जिसको हम लोग छू के पकड़ के नहीं देख सकते हैं वो आपका होता है भाववाचक। बाद बाकी सभी चीज़ों को हम लोग छू के पकड़ के देख सकते हैं। जैसे आपकी ईमानदारी, जैसे मोटापा, क्रोध हो गया, ठीक है, जैसे खटास हो जाता है, जैसे खटास, ठीक है, मिठास हो जाएगा, मिठास शब्द हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम लोग छू के पकड़ के नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो इनको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाइएगा। जैसे अभी पीछे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपका अधि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाने को कह रहा था। तो देखो यहाँ पे अभी प्लस बाधन क्या हो जाएगा, अभिवादन हो जाता है। जैसे अभी प्लस ईष्ट क्या हो जाता है, अभीष्ट हो जाता है। जैसे अभी प्लस मान क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। अभी प्लस अर्थी का मतलब क्या हो जाएगा, अभ्यार्थी हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं, किन्हीं 3 समास के नाम तथा उनके कह रहे एक एक उदाहरण लिखिएगा। तो आप लोग देखें, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। देखो सबसे पहले आप लोग देखें, समस्त पद किसे कहते हैं कि समास के नियमों से जो बना शब्द होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। देखो उसको समस्त पद या सामासिक पद भी बोल देते हैं, ठीक है, आप लोग देखें सामासिक पद भी बोल देते हैं या सामासिक शब्द भी बोल देते हैं, ठीक है। एक पेपर में आपसे पूछा गया था सामासिक पद किसे कहते हैं, मतलब समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है, सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। जैसे समास के नियमों से कोई बना शब्द है उसको अलग अलग तोड़ना तो क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे आपका एक उदाहरण दिया प्रयोगशाला। प्रयोगशाला मतलब होता है प्रयोग के लिए शाला, ठीक है, जो प्रयोग के लिए शाला होती है उसको क्या बोला जाता है, प्रयोगशाला बोला जाता है। अब हमसे कह रहे हैं 3 उदाहरण, वो 3 समास के नाम लिखने। तो एक तो हो जाएगा द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अधिकरण समास, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण क्या है, चौराहा। चौराहा मतलब क्या होता है, 4 राहों का समूह, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौराहा। जैसे तत्पुरुष का उदाहरण आपका हो जाता है मनचाहा। मनचाहा का मतलब मन से चाहा। जैसे आपका दूसरा कह रहे हैं देशभक्ति। देश के लिए भक्ति, मतलब इसको क्या बोलते हैं, देशभक्ति बोला जाता है। देखो अधिकरण समास में क्या होता है, ठीक है, मैं और पर लगा होता है। अधिकरण में क्या लगा होता है, मैं और पर लगा होता है। जैसे आप बीती मतलब क्या हो जाए, आप पर बीती। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। देखो आपकी ये 23वीं क्लास है, आप लोगों की 22 क्लास है हिंदी की हो चुकी है। और देखो आपके समाज के बारे में और आपकी जो भी कारक वगैरह हैं सभी के बारे में आपकी क्लासें हो चुकी हैं। जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप लोग पीछे की जो भी क्लासें हैं वो सारी की सारी आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद इस क्लास को देखो, देखो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई भी पेपर आपका ऐसा नहीं होगा जो ना पढ़ाया हुआ हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग नोट जरूर कर लिया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भूतकाल एवं भविष्यकाल में कह रहे हैं कि उदाहरण सहित अंतर लिखेगा। देखो भूतकाल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो तो हम लोग कहते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में कंप्लीट हुई है तो उसको बोलते हैं भूतकाल। जैसे वह खाना खा चुका है, ठीक है, खाना खा चुका है का मतलब क्या हुआ है, खाना खा चुका है। जैसे वह खाना खाता है तो समझ सकते हैं कि अभी खा रहे हैं। जैसे खा चुका है मतलब पहले ही खा लिया। जैसे खा रहा है तो अभी खा रहा है, ठीक है, या खाना खाएगा तो मतलब भविष्य में खाएगा। तो ऐसे सेंटेंस के माध्यम से हमें समझना होता है। जहाँ पे गा लगा होगा लास्ट में तो आप समझ लेना कहाँ पे जाएगा, भविष्य में जाएगा, ठीक है। जैसे चुका लगा होगा तो ज़्यादातर किस में आता है, भूतकाल में आता है। जैसे वह राम ने पत्र लिखा, लिखा का मतलब लिख चुका है, अभी नहीं लिखा है, लिख नहीं रहा है, लिख चुका है। लिख चुका है तो क्या हो गया, भूतकाल हो गया। जैसे प्रिया विद्यालय से चली गई मतलब कुछ समय पहले चली गई, ठीक है, आप लोग देखते हैं। तो जब बीते हुए समय में अगर कोई क्रिया हो रही है तो उसका मतलब आपका होता है भूतकाल होता है। अब भविष्यकाल का मतलब क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से
आने वाले समय का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि जो ये क्रिया हो रही है वो आने वाले समय में होगी, अभी नहीं होगी, आने वाले समय में। जैसे कह रहे हैं कि मोहित कल बाजार जाएगा, आपको पता है ना, मोहित कल बाजार जाएगा, तो अभी तो नहीं जा रहा है, कल जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, भविष्यकाल हो गया। ठीक है, जैसे कल मैं घर जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी भविष्यकाल का उदाहरण हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखो सर्वनाम कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, कोई, कुछ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें सर्वनाम कितने होते हैं टोटल, अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर आपसे पूछे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, सर्वनाम के भेद पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखना 6 बताने हैं। कितने बताने हैं, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। क्लियर नहीं, अगर आपसे पूछे सर्वनाम कितने होते हैं, टोटल 11 होते हैं। अगर सर्वनाम के भेद पूछेगा तो कितने बताने हैं, 6 बताने हैं। ठीक है, और देखो कोई और कुछ आप लोग ध्यान रखना है, ये होता है अनिश्चय। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ले नहीं, ये दोनों वर्ड याद रखना है क्योंकि इसी एग्जाम में भी पूछा गया था। कोई या कुछ शब्द लगा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिएगा। तो पहला उपाय ये होगा कि बच्चों के भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बच्चों के भाव के अनुसार भाषा बोलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने एवं बोलने का निरंतर अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, बच्चों को पढ़ने और बोलने का क्या कराना चाहिए, निरंतर अभ्यास कराना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ब्राह्म चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, कह रहे चिन्ह भी दर्शाई। तो आप लोग ध्यान रखें ब्राह्म चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका एक तो होता है अल्प ब्राह्म, जो कॉमा लगा होता है। ठीक है, आपका अर्ध ब्राह्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जैसे पूर्ण ब्राह्म, जब पूरी बात खत्म हो जाती है तब एक डंडा खींचा जाता है, इसको बोलते हैं पूर्ण ब्राह्म। जैसे नेक्स्ट होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया जाता है। जैसे विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, जो आपका यहाँ पे डंडा और नीचे बिंदी लगाई जाती है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह बोला जाता है। और इसकी डेफिनेशन भी हम लोग लिख चुके हैं। जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, गैरला, इन भावों में क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेक्स्ट कह रहे हैं एकहरा, एकहरा का मतलब होता है जैसे आपके ऊपर, ठीक है, सिंगल कॉमा लगाया जाता है। दोहरा अवतरण चिन्ह मतलब 2-2 ऐसे कॉमा लगाए जाते हैं। ठीक है, 2-2 ऐसे कॉमा लगाए जाते हैं, उनको दोहरा अवतरण चिन्ह बोला जाता है। नेक्स्ट जैसे कह रहे हैं निदेशक चिन्ह, ये माइनस जैसा लगाया जाता है। संयोजक चिन्ह, संयोजक मतलब जैसे आपका जैसे हमने जैसे माता पिता, ठीक है, जैसे भाई बहन, जैसे विलोम शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो उनके बीच में माइनस जैसा चिन्ह छोटा सा लगा होता है, वो होता है संयोजक चिन्ह। और ये निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, संयोजक चिन्ह क्या होगा, छोटा होता है। जैसे आपका विलोम शब्द लिखा होगा, जैसे भाई और बीच में लगा होता है ऐसे करके बहन। ठीक है, तो ये बोला जाता है संयोजक चिन्ह, माइनस ऐसा लगा होता है। ठीक है, अब जैसे कह रहे हैं हंस पद, हंस पद का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं उसमें कोई एक शब्द छूट जाए, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है कि ये हंस पद ऐसे चिन्ह लगा के उसमें ऊपर वाली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको बोला जाता है हंस पद। ये आपका जो विवरण चिन्ह नेक्स्ट 11 नंबर दिया, ये क्या दिया, विवरण चिन्ह दिया गया। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं लोप निर्देशक चिन्ह, जैसे आप कोई लोप निर्देशक मतलब कोई जगह जैसे हम लोग कुछ लिख रहे हैं और वहाँ पे हमें कोई वैल्यू या कोई चीज़ पता नहीं तो उसमें हम लोग ऐसे क्रॉस वाला चिन्ह लिख देते हैं। लोप का मतलब होता है कोई चीज़ हमें जैसे पता नहीं है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, मौन वाचन का महत्व भी लिखिए। देखिए मौन वाचन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है मौन वाचन। तो कह रहे हैं कि लिखित सामग्री को कह रहे हैं बिना आवाज़ निकाले पढ़ना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। लिखित सामग्री मतलब जो भी जैसे किताब होती है उसमें कोई कहानी लिखी है या कुछ भी चीज़ लिखी है उसको बिना आवाज़ के पढ़ना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। देखो दूसरी डेफिनेशन क्या है कि ध्वनि रहित, ठीक है, वाचन को हम लोग क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। ध्वनि रहित वाचन मतलब ध्वनि ना निकले अपने मन में पढ़ना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। और हमसे महत्व पूछे गए थे तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुँचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना है। ठीक है, दूसरों को मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए और क्या करना है, जो पठनीय सामग्री है उसका भाव ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों पर कह रहे हैं संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कह रहे गणतंत्र दिवस, लेखन एवं पाठन क्षमता का विकास, कह रहे पुस्तकालय, कह रहे खेल खेल कूद की उपयोगिता। तो देखो आपके 4 टॉपिक दिए गए, गणतंत्र दिवस, लेखन एवं पाठन क्षमता का विकास, पुस्तकालय, खेल कूद की उपयोगिता। तो इन 4 में से आपसे कह रहे हैं किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर आपकी चारों टिप्पणी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। आप लोग क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जो भी आपको सिंपल लगे, ठीक है, वो आप लोग नोट कर लेना, उसको लर्न कर लेना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि गणतंत्र दिवस इसको थोड़ा आप इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर लर्न कर लेना, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया है जिसमें टिप्पणी लिखने को ही बोला गया था। तो ये ज़रूर आप लोग कर लेना। बाद बाकी 3 में से आप लोग कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप लोग इसको नोट कर लेना। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2018 का हिंदी का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।